नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। लोकसभा चुनाव के परिणामों के बाद अब तमाम राजनीतिक गलियारों में अब हलचल मची हुई है उपचुनाव को लेकर। तमाम राज्यों में उपचुनाव का माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अगर बात करें बिहार की तो बिहार में कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव नजदीक है जो कि 2025 में होने वाले हैं। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर पार्टियां जोर आजमाइश करती हुई नजर आ रही हैं, एक दूसरे पर हमला करती हुई नजर आ रही है। नीतीश कुमार सम्राट चौधरी पर हमला करते हैं, सम्राट चौधरी नीतीश कुमार पर हमला करते हैं। तो अब देखा जा रहा है कि एनडीए के माध्यम से बनी सरकार ही आपस में फूट पड़ती हुई सरकार में नजर आ रही है। और जिस तरीके से यहाँ पर सम्राट चौधरी तमाम दावे पेश करते हुए नजर आए कि नीतीश कुमार को पद से हटाएंगे और उसके बाद नीतीश कुमार यहाँ पर अपने बेटे की राजनीति में एंट्री करवाते हुए नजर आते हैं। लेकिन कुछ समय पहले नीतीश कुमार ये भी कहते हुए नजर आए थे कि उनका बेटा निशांत कुमार यहाँ पर राजनीति में एंट्री नहीं करेंगे, राजनीति नहीं लड़ेंगे। तो अब देखना यह होगा कि क्या आने वाले समय में नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार कौन सी अहम भूमिका बिहार की राजनीति में निभाते हुए नजर आते हैं। क्या सम्राट चौधरी के खिलाफ यहाँ पर मैदान में नीतीश कुमार अपने बेटे को मुख्यमंत्री पद के दावेदार के तौर पर उतारेंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी वाकई सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री पद का दावेदार बनाना चाहती है? क्या कुछ बिहार की राजनीति में सियासत में घटने वाला है, उस पर तमाम चर्चा करेंगे और तमाम चर्चा में सवाल लेंगे। शालिनी मौजूद है हमारे साथ। शालिनी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शालिनी, क्या कुछ लगता है जिस तरीके से निशांत कुमार की एंट्री होती है, नीतीश कुमार कुछ दिन पहले राज्यपाल से भरी बारिश में यहाँ पर मुलाकात करने चले जाते हैं और सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के बीच जो मतभेद देखे जा रहे हैं उसको लेकर क्या लगता है कि एनडीए का दल जो यहाँ पर एनडीए गठबंधन जो है वो यहाँ पर टूटता हुआ नजर आ रहा है? क्या बीजेपी और जेडीयू के बीच यहाँ पर मुकाबला बड़ा देखा जा सकता है बिहार के विधानसभा चुनाव 2025 में? यहाँ पर मनीष, जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि अभी सरकार सत्ता में सही ढंग से शुरू भी नहीं हो पाई है। यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि अभी से ही पार्टी में गठबंधन में मतभेद होता दिखाई दे रहा है। जहाँ जिस तरीके से एनडीए गठबंधन लगातार ये कहता दिखाई दे रहा था कि 5 साल की वो सरकार को पूरा करते दिखाई देंगे, गठबंधन नहीं टूटेगा। ऐसे में दूसरी तरफ यहाँ इंडिया गठबंधन था, वो लगातार ये दावे कर रहा है कि ये सरकार ज्यादा समय तक चलने ही वाली नहीं है। तो जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन की ओर से जो बयान दिए जा रहे हैं, जो उम्मीद उन्हें अभी भी है कि यहाँ पर ये गठबंधन टूटेगा और हमारी सरकार बनेगी, तो कहीं ना कहीं अब उनकी जो बात है वो सच होती दिखाई दे रही है यहाँ पर। क्योंकि यहाँ नीतीश कुमार की जो जेडीयू पार्टी है वो लगातार नई नई चीजों की मांग कर रही है। यहाँ पर नीतीश कुमार ने साफ तौर पर एनडीए गठबंधन से मांग कर दी है कि वो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दें या फिर उन्हें विशेष पैकेज दे। अब ऐसे में सम्राट चौधरी की और नीतीश कुमार की तो अभी की बात नहीं है, ये तो काफी समय पहले से भी उनकी जो बयानबाजी है, जो बहस है, वो आपस में लगातार चलती ही रही है। लेकिन अब जब एनडीए की सरकार, यहाँ पर बीजेपी की सरकार अगर जेडीयू के समर्थन से बन रही है, नीतीश कुमार के समर्थन से बन रही है, तो यहाँ कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी को ये सोचना चाहिए कि अगर जेडीयू पार्टी गठबंधन से अलग हो जाती है, आरजेडी के साथ जुड़ जाती है, तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी को ही नुकसान होगा। यहाँ जेडीयू पार्टी को कोई नुकसान होता दिखाई नहीं दे रहा है। और जिस प्रकार से देखा गया कि जब कैबिनेट मंत्री पद का जो विभाग है वो बांटे जा रहे थे, उस समय भी यहाँ पर नीतीश कुमार ने कई विभागों की मांग की थी, कई बड़े विभाग मांगे थे, गृह मंत्रालय मांगा था उन्होंने। तो ऐसे में वो विभाग उन्हें मिले तो नहीं, लेकिन उसके बाद भी वो संतुष्ट होते दिखाई दिए, ये सोचकर कि उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी से बात की, उन्होंने अमित शाह से बात की है और जो विधानसभा चुनाव होंगे 2025 में वही बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। अब ऐसे में यहाँ अश्विनी चौबे बयान दे देते हैं कि यहाँ पर समय आएगा, देखा जाएगा कि नीतीश कुमार होंगे या कोई और होगा। वहीं सम्राट चौधरी भी इसी तरीके के बयान दे देते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वही भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ाते दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर अगर नीतीश कुमार ये ठान लेते हैं कि उन्हें एनडीए गठबंधन से अलग होना है, तो यहाँ एनडीए गठबंधन को ही नुकसान होगा और नीतीश कुमार जेडीयू पार्टी को लेकर एक बार फिर से आरजेडी में जुड़ जाएंगे। क्योंकि विधानसभा चुनाव में यही देखा गया है कि जब वो आरजेडी के साथ होते हैं तो उन्हें ज्यादा फायदा होता दिखाई देता है। ऐसे में अगर वो एनडीए के साथ होंगे तो यहाँ उनको नुकसान भी हो सकता है, तो वो कुछ भी निर्णय अभी हाल फिलहाल में ले सकते हैं। और जिस प्रकार से आपने जिक्र किया कि वो अपने बेटे को भी अब यहाँ राजनीति में लाना चाह रहे हैं, तो ये बात सही है कि जेडीयू की कमान संभालने के लिए अब जो परिवार की राजनीति बताई जाती है, भारतीय जनता पार्टी बात करती है परिवारवाद की, तो यहाँ पर खुद भारतीय जनता पार्टी में भी काफी ज्यादा परिवारवाद देखने को मिलता है। यहाँ ब्रजभूषण की बात कर ली जाए तो उनके बेटे को टिकट
टिकट दे दिया गया। तो परिवारवाद तो भारतीय जनता पार्टी में भी है, कांग्रेस में भी है, समाजवादी पार्टी में है। तो यहाँ पर नीतीश कुमार आखिरकार क्यों पीछे छूटेंगे? वो भी यही चाहेंगे ना कि जेडीयू की कमान जो है वो किसी बाहरी नेता के हाथ में ना जाकर उनके घर में ही रहे, उनके बेटे को मिले। तो ऐसे में वो बिल्कुल अगर ये चाहते हैं कि उनका बेटा राजनीति में है और वो लेकर आना चाह रहे हैं, तो इसमें कोई गलत बात नहीं कह सकते हैं, क्योंकि नीतीश के बाद अगर जेडीयू की कमान कोई संभाल सकता है तो वो उनके बेटे ही बखूबी तरीके से संभाल सकते हैं, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव अपने पिता की कमान को संभालते हुए दिखाई दे रहे हैं। मनीष जी बिल्कुल। तो शालिनी, जिस तरीके से आपने पूरे घटनाक्रम को बताया, पूरा घटनाक्रम हमें विस्तृत तरीके से यहाँ पर सुनाया, तो उसके बाद ये समझा जा सकता है कि आने वाले समय में निशांत कुमार की बेशक यहाँ पर एंट्री जिस तरीके से हुई है उसके बाद उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। लेकिन अगर परिवारवाद वाली बात अगर आप कह रही थी, तो उस पर मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से परिवारवाद की यहाँ पर मुद्दे उठते हुए नजर आ रहे हैं, तो उसको देखते हुए ये समझा जा सकता है कि जैसे केंद्र में एनडीए की सरकार से पहले यहाँ पर यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, तो उसमें भी काफी परिवारवाद देखा गया, तो उस पर काफी ज्यादा यहाँ पर सवालिया निशान विपक्ष खड़ा करता हुआ नजर आया। तो उसके बाद यहाँ पर कहीं ना कहीं अब हाल ही में देखा गया है कि लोकसभा चुनाव से पहले मल्लिकार्जुन खड़गे को यहाँ पर अध्यक्ष पद दे दिया जाता है, जो कि सोनिया गांधी के पास था, और सोनिया गांधी को राज्यसभा भेज दिया जाता है। तो क्या यहाँ पर जिस तरीके से कांग्रेस यहाँ पर परिवारवाद को खत्म करती हुई नजर आई है, लेकिन अगर वहीं दूसरी तरफ बिहार में लालू प्रसाद यादव की तरफ नजर घुमा ली जाए, तो लालू प्रसाद यादव ने अपने दोनों बेटे तेजस्वी और यहाँ पर तेज प्रताप को और या मीसा भारती और यहाँ पर रोहिणी आचार्य को जिस तरीके से राजनीति के मैदान में उतारा, तो परिवारवाद तो वो भी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो अब नीतीश कुमार अगर उसी चीज को लेकर चल रहे हैं या उसी पद पर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो यहाँ पर सवालिया निशान खड़े हो जाते हैं। लेकिन अगर बात की जाए उनके बेटे के सीएम बनने की, तो यहाँ पर जिस तरीके से उनकी अचानक एंट्री होती है, वैसे पेशे से इंजीनियर है, तो इंजीनियर के तौर पर वो यहाँ पर अपनी सेवाएं देते हुए तक नजर आए। लेकिन अगर देखा जाए तो पार्टी में उनकी कोई अहम भूमिका नहीं थी, लेकिन अचानक से यहाँ पर नीतीश कुमार जिस तरीके से अपने बेटे निशांत कुमार को यहाँ पर लेकर आते हैं, तो क्या यहाँ पर यह समझा जा सकता है कि जिस तरीके से सम्राट चौधरी यहाँ पर बयान देते हुए नजर आए, नीतीश को पद से हटाने की बात करते हुए नजर आए, तो नीतीश को अब ये खतरा भी यहाँ पर कहीं ना कहीं सताने लगा है कि उनको पद से हटा दिया जाएगा। और लोकसभा चुनाव के दौरान देखा गया कि उनकी तबियत भी बिगड़ती हुई नजर आई। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नामांकन था वाराणसी में, उस दौरान उनको जाना था, लेकिन वो पहुंच नहीं पाए तबियत खराब होने की वजह से। तो क्या ये समझा जा सकता है कि उम्र जो है अब उनकी राजनीति के करियर में आड़े आती हुई नजर आ रही है? शायद इसी वजह से निशांत कुमार की यहाँ पर बिहार में एंट्री होती है राजनीति में और जेडीयू की कमान संभालते हुए नजर आते हैं। और आने वाले समय में क्या बिहार के विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार के बेटे को कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी? क्या मुख्यमंत्री पद का दावेदार यहाँ पर नीतीश कुमार अपने बेटे को सोचकर बैठे हैं? और अगर सोचकर भी बैठे हैं तो तेजस्वी यादव का क्या रुख रहेगा? क्योंकि लोकसभा चुनाव के दौरान देखा गया कि तेजस्वी यादव को मंच से ऐलान करते हुए उनके साथ नीतीश कुमार नजर आए और ये कहते हुए नजर आए, बिहार में अगर हमारे बाद कोई मुख्यमंत्री होगा, यानी कि नीतीश कुमार के बाद कोई मुख्यमंत्री होगा, तो वो तेजस्वी यादव होगा। तो तेजस्वी यादव अगर मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं, तो ऐसे में क्या तेजस्वी यादव यहाँ पर साथ देंगे? क्या आरजेडी उनका साथ देगी? शालिनी मनीष, यहाँ पर जिस प्रकार से नीतीश कुमार अपने बेटे को निशांत कुमार को राजनीति में लेकर आना चाह रहे हैं, तो ये बात बिल्कुल कह सकते हैं कि अब उनकी जो उम्र है वो बढ़ती जा रही है। ऐसे में यहाँ पर अगर बेटे को सही समय पर राजनीति में नहीं लाया जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि फिर जेडीयू की जो कमान है वो आखिरकार कौन संभालेगा, ये भी बड़ा सवाल बन जाता है। अब यहाँ पर निशांत कुमार को वो अभी से राजनीति में इसलिए लेकर आना चाह रहे हैं क्योंकि निशांत कुमार की उतनी दिलचस्पी राजनीति में नहीं देखी गई है। ऐसे में निशांत कुमार को अगर वो सीएम का चेहरा बनाना भी चाह रहे हैं बिहार में, तो अगर वो मुख्यमंत्री हैं अभी, तो ऐसे में वो यही चाहेंगे कि आने वाले समय में उनका बेटा मुख्यमंत्री बने। अब यहाँ पर आरजेडी से भी तकरार हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर लालू प्रसाद यादव ये चाहते हैं कि उनका बेटा यहाँ पर सीएम बने। तो यहाँ पर भी अगर देखा जाए बिहार में, तो कई ऐसे चेहरे, चिराग पासवान जो है वो भी लगातार यही कोशिशें कर रहे हैं कि अब यहाँ विधानसभा चुनाव में अगर मैदान में भारतीय जनता पार्टी की ओर से अगर किसी को उतारा जाए मैदान में, तो वो उन्हें उतारा जाए, क्योंकि वो भी एक युवा चेहरे हैं और सीएम बनना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर कई ऐसे चेहरे हैं जो आपस में ही सिर्फ सीएम पद को लेकर अब भिड़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ कहीं ना कहीं जो खटास है वो पैदा हो चुकी है नीतीश कुमार की ओर से। यहाँ पर जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो तमाम जेडीयू के खिलाफ जाकर बयान दे रहे हैं,
तो यहाँ पर ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि मनीष कि नीतीश कुमार अपने बेटे को लेकर आएंगे और वो यही चाहेंगे, अगर वो नहीं तो उनके बेटे यहाँ सीएम की गद्दी पर विराजमान हो। वहीं आरजेडी के साथ भी अगर वो जुड़ते हैं तो एक समय ये आएगा कि आरजेडी के साथ भी मनमुटाव वो बना ही रहेगा, क्योंकि वहां पर तेज प्रताप यादव हैं, तेजस्वी यादव हैं, जो इस गद्दी के लिए बैठे हुए हैं, इंतजार में हैं। तो यही कहा जा सकता है कि यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं उनको कुछ समय के लिए यही कहा जा सकता है कि कुछ समय के लिए उन्हें शांत रहना चाहिए, इस तरीके की बयानबाजी वो ना करें जिससे एनडीए गठबंधन को या जो सरकार सत्ता में अब आ चुकी है उसको नुकसान होता दिखाई। जी बिल्कुल, तो यहाँ पर बयानबाजी जो है वो बहुत सोच समझ कर करनी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो, क्योंकि जिस तरीके से बिहार का इस वक्त माहौल हो रहा है तो उसको देखते हुए ये समझा जा सकता है कि आने वाले समय में जो बिहार विधानसभा के 2025 में चुनाव होने हैं उसकी मांग जिस तरीके से तमाम पार्टियों के द्वारा, मुकेश सहनी जो वीआईपी के यहाँ पर प्रमुख हैं तो उनके द्वारा भी की जा रही है कि बिहार के विधानसभा चुनाव 2025 में ना होकर 2024 में हुए। लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जिस तरीके से माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है उसके पहले ये लगता है कि बिहार विधानसभा चुनाव के पहले ही यहाँ पर कहीं ना कहीं सरकार में आपसे फूट पड़ती हुई नजर आ रही है और फूट पड़ने के दौरान यहाँ पर कहीं ना कहीं सरकार गिरती हुई भी नजर आ सकती है। लेकिन अगर जिस तरीके से निशांत कुमार की यहाँ पर जेडीयू के अंदर एंट्री, उसके बाद राजनीति के अंदर एंट्री, तो ये एंट्री वो संकेत दे रही है कि यहाँ पर नीतीश कुमार अपने बेटे को यहाँ पर सीएम पद का दावेदार यहाँ पर कहीं ना कहीं मानकर बैठे हैं। और अगर नीतीश कुमार ने ऐलान कर दिया कि वो अपने बेटे निशांत कुमार को यहाँ पर सीएम बनाने की तैयारी में है, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी और तमाम जो यहाँ पर विपक्षी पार्टी है वो हमलावर हो जाएंगी और ऐसे में तेजस्वी यादव भी कहीं ना कहीं हमले करते हुए नजर आएंगे। खैर, ये तो वक्त ही बताएगा कि नीतीश कुमार किस मकसद से यहाँ पर अपने बेटे निशांत कुमार को राजनीति में लेकर आए हैं और निशांत कुमार की क्या कुछ भूमिका जेडीयू में और बिहार की राजनीति में आगे रहने वाली है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज।